हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है वो है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो आपके कक्षा 10 का यहाँ पे लास्ट मतलब इस चैप्टर का कौन सा है? जनन स्वास्थ्य। उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जनन के प्रति जो स्वास्थ्य है, मतलब अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है और स्वस्थ होने के साथ साथ वो प्रजनन करने के योग्य भी है तो उसी को बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। मतलब कि एकदम पूरा यहाँ पे मिला जुला के क्या कहना है कि जो भी जनन से संबंधित जितने भी स्वास्थ्य हैं, अगर वो स्वस्थ है व्यक्ति मतलब तो उसी को ही बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? जो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, किस रूप से? सामाजिक कह सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे बोलते हैं स्वस्थ होना। ठीक है, ताकि व्यक्ति क्या करे? ताकि व्यक्ति सही तरीके से प्रजनन संबंधी काम को कर सके, क्योंकि मेन जनन का मतलब ही है कि क्या है? अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करना। तो जब व्यक्ति पूरी तरीके से यानी कि जनन संबंधी अगर वो स्वस्थ है, जनन के प्रति अगर वो स्वस्थ है मतलब वो प्रजनन कर सकता है, तो वही क्या है? जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य समझ में आ गया कि व्यक्ति क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तो स्वस्थ होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि व्यक्ति सही तरीके से क्या कर सके? प्रजनन संबंधी कार्य कर सके, तो उसी को बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी की समस्याओं के मुख्य कारण हैं। मतलब अगर बात करें भारत में तो जो जनन संबंधी जो स्वास्थ्य के संबंधी जो भी यहाँ पे घटनाएं हैं वो क्यों यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? मतलब यहाँ पर बात करें कि जो जनन संबंधी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, मतलब जो प्रजनन करने की जो क्षमता है उसमें जो समस्या आ रही है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसमें मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है अशिक्षा। ठीक है, व्यक्तियों में अशिक्षा मतलब शिक्षा की कमी होना या फिर बाल विवाह होना या कम उम्र में गर्भ धारण होना या यौन शिक्षा की कमी एवं गर्भ निरोधक जानकारी का अभाव होना। ये मेन कारण किसका है? ये मेन कारण है यहाँ पे जनन स्वास्थ्य की समस्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने भी एक नियम लागू किया है, एक कार्यक्रम बनाया है। तो सरकार ने 1951 में, कब? 1951 में परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फैमिली वेलफेयर, शुरू किया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, मतलब जो सरकार ने यहाँ पर जो नियम, जो कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है क्या? परिवार कल्याण कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है उसको हम जानते हैं, क्योंकि ये किसके पक्ष में किया गया? ये किया गया जनन स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कि जनन संबंधी जानकारी देना। मतलब ये जो यहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ पे जो भी जनन संबंधी जो भी जानकारी है उसके बारे में बताना। दूसरा, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, वहाँ पर आपको यौन शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, फिर गर्भवती और नवजात की देखभाल का ज्ञान करना, मतलब ज्ञान वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो गर्भवती महिला हैं तो वहाँ पर बच्चों की कैसे देखभाल करेंगे उसके बारे में भी वहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। चौथा है गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी भी वहाँ पे दी जाएगी। छोटे परिवार का महत्व भी बताया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इन सब बातों का मतलब मेन यही, इन्हीं बातों का वहाँ पे मेन उद्देश्य होता है कि वो कार्यक्रम चलाया ही क्यों गया है। समष्टि या जनसंख्या, आगे हम जानेंगे। आपने जनन स्वास्थ्य जान लिया, अब हम जानेंगे समष्टि या जनसंख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है कि जो कोई भी जगह है, कोई भी एक क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जा रही हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं समूह को बोलते हैं क्या? समष्टि, या फिर बोलेंगे यहाँ पे जनसंख्या। तो एक ही क्षेत्र में रहने वाले समान प्रकार के जीवों का समूह जनसंख्या कहलाता है। जैसे कैसे है कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जितना हमारे जैसे जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एरिया में है तो बोला जाता है ना कि हाँ यहाँ पे
पुरुष की जनसंख्या इतना है, महिला की जनसंख्या इतना है, या फिर किसी जानवर का पर्टिकुलर बताएंगे कि इसकी जनसंख्या यहाँ पर इतनी है। तो वही एक पर्टिकुलर जगह का ही बता रहे हैं ना, जहाँ भी एक क्षेत्र में हम जितना रहने वाले जो जीव जंतु हैं और वो एक समान जीव जंतु, तो उसी की हम संख्या को ही क्या बोलते हैं उसी को जनसंख्या। समष्टि का आकार, मतलब अब समष्टि तो आप जान गए कि कोई भी एक समूह है, उस मतलब कोई एक जगह है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी एक समान के जो स्पीसीज पाई जाए, जो एक समान के जो जीव हैं, उनकी जो संख्या है पूरा मिलाकर उसी को बोल रहे हैं, समूहों को मिला के बोल रहे जनसंख्या। अब जनसंख्या का आकार क्या है, मतलब समष्टि का आकार क्या होना चाहिए, तो किसी जगह पर कुल जीवों की संख्या उसका आकार है। ठीक है, कोई एक जगह है, उस पर जो भी जीव प्रेजेंट है तो उसी के आकार को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या का आकार या समष्टि का आकार। जैसे कि जन्म अधिक और जनसंख्या, और देखिए समष्टि का एक नियम है, समष्टि के आकार का एक नियम है कि जब भी जन्म अधिक होगा तो याद रखिएगा जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु अधिक होगा तो जनसंख्या घटती है। ठीक है, अब आगे जानेंगे लिंग अनुपात क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो लिंग अनुपात का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मेल और फीमेल उन दोनों की तुलना करना कि किसका अनुपात ज़्यादा है, कौन संख्या में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसी समष्टि में, समष्टि मतलब क्या, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर, मान लीजिए अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक है, तो उस पर महिलाओं की संख्या को, मतलब अब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, चाहे मान लीजिए 999 हैं या फिर 980 हैं, मतलब कितना भी, इस पुरुष पर जितनी भी महिला प्रेजेंट होंगी तो उसी के अनुपात को ही बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये क्या है, किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बोलते हैं लिंग अनुपात। संतुलित लिंग अनुपात समाज के लिए जरूरी है, मतलब अगर दोनों संतुलित हैं, दोनों की संख्या लगभग बराबर है, दोनों का अनुपात लगभग बराबर है, तो वो एक तरह से क्या है, समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। कन्या भ्रूण हत्या से लिंग अनुपात घटता है। और जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, ठीक है, कितने, 1000 मान लीजिए पुरुष हैं, अब मान लीजिए इस पे महिलाएं अभी प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 980 प्रेजेंट हैं, ठीक है, सॉरी 980 प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्या की भ्रूण हत्या कर दी जाए तो जैसे से हत्या करेंगे तो ये संख्या घटने लगेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लिंग अनुपात भी घटेगा। इसलिए गर्भ में लिंग जांच पर क्या करना है, रोक जरूरी होता है। इससे क्या होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों का अनुपात क्या हो, स्थिर रहे, मतलब निश्चित हो जाए, एकदम अनुपात उनका बराबर हो जाए। अब हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट एवं उसके दुष्परिणाम। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब मृत्यु दर घट रही है, जन्म दर बढ़ रहा है, तो वो भी एक तरह से जनसंख्या विस्फोट है। इसके वजह से हर एक चीज़ में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या का वह बहुत तेज़ी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ना ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। अब जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि तो जनसंख्या विस्फोट है। अब जनसंख्या वृद्धि में जो विस्फोट हो रहा है, मतलब जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसके मेन कारण क्या हैं, तो मेन कारण सबसे पहले है, अभी मैंने बताया कि मृत्यु दर में कमी होगी। ठीक है, मान लीजिए पैदा होने की संख्या ज़्यादा है, मरने की संख्या कम है, तो इससे जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ी तो रही है, तो मृत्यु दर में कमी हो गई। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, अब व्यक्ति को बीमारी है, ठीक है, अब वो तुरंत इलाज जब तुरंत उसका इलाज करा लेगा, मतलब उसका इलाज हो जाएगा, तो व्यक्ति क्या है, बच जा रहा है ना, उसकी मृत्यु हो नहीं रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी जनसंख्या विस्फोट में भागीदारी ले रही हैं। ठीक है, फिर अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अब अशिक्षा और जागरूकता की कमी का मतलब है, मान लीजिए अब क्या होगा कि अगर किसी को
परिवार नियोजन संबंधी जानकारी नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, तो वो भी एक तरह से कारण बन जाएगा। फिर परिवार नियोजन का कम उपयोग, हम जो भी अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो इससे भी जनसंख्या बढ़ेगी। या बच्चों को सुरक्षा मानना, ठीक है, तो बच्चों को जब ज़्यादा सुरक्षा देंगे तब भी एक तरह से जनसंख्या विस्फोट का ये कारण ही होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मतलब जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, ठीक है। तो दुष्प्रभाव क्या है, जैसे अब मान लीजिए बहुत सारी जनसंख्या हो रही है, अब कहीं पे मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, अब वहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेना है तो क्या होगा, वहाँ के लिए भी बहुत सारे बच्चे अब कंपटीशन करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे जॉब के लिए, नौकरी के लिए लोग क्या करते हैं, अब नौकरियाँ कम हैं, सीट कम है, लेकिन लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक तरह से सबसे पहला है कि इसकी वजह से मान लीजिए किसी को जॉब ना मिले, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं तो कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, तो एक तरह से वो गरीबी में भी तो बढ़ोतरी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसको शिक्षा प्रॉपर हर बच्चों को नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, गरीबी में बढ़ोतरी प्लस बेरोजगारी ही होगी। जब उसकी जॉब नहीं लग रही है तो व्यक्ति क्या हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगार होने से ही क्या हो रहा है, गरीब हो जा रहा है, ठीक है। फिर भोजन और संसाधनों में कमी, अब जब व्यक्ति ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो सारे के सारे जब भोजन करेंगे, सबको भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है, तो इससे क्या होगा, भोजन की भी कमी होगी और संसाधन की भी कमी होगी, ठीक है। घर और सुविधाओं की कमी, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अपना घर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ज़मीन का भी कमी हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अब घर और सुविधाओं की भी कमी होगी कि नहीं होगी। फिर है स्कूल अस्पताल जैसे सेवाओं पर बोझ, अब ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा मरीज हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं अस्पताल हो गया चाहे स्कूल, सब पे बोझ हैं, ठीक है। अब परिवार नियोजन क्या है उसको जान लेते हैं, क्योंकि अभी बार बार यहाँ पे परिवार नियोजन हमने बताया। तो परिवार नियोजन का मतलब क्या है, परिवार को नियोजित करना, मतलब कम से कम यहाँ पे जन्म दर, मतलब किसी के घर में जैसे होता है ना एक बच्चा, 1 से 2 बच्चा, यही क्या है, परिवार नियोजन। तो बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जो जन्म दर है, जन्म दर चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की जन्म दर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नियोजित कर रहे हैं। कम से कम जन्म होगा तो इससे हमारा परिवार क्या होगा, नियोजित होगा, और धीरे धीरे परिवार नियोजित होगा तो आपका पूरा संसार भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर, किसको, बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित करेंगे, मतलब कम से कम बच्चे पैदा हों, और इसी से परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को, यानी परिवार को कम करने की, परिवार की जनसंख्या को कम करने, घटाने की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की कुछ विशेष विधियां निम्नलिखित है, तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अस्थायी विधियां, ठीक है। 2 तरह की विधियां होती है, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या है कि जब तक यहाँ पे बच्चों की ज़रूरत नहीं है तब तक आप ये सुविधा अपना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको फिर से ज़रूरत है यहाँ पे बच्चों के जन्म की, तो फिर ये विधि को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी विधियों में सबसे पहले आता है आपका क्या, टेम्पोरेरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा आपका आत्म संयम, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को ही अपने आप पे संयम करिए, ठीक है। तो आत्म संयम मतलब सही समय पर संबंध से बचना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अब कोई ऐसा समय आता ही है, जैसे अभी मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, या फिर कोई जब भी गर्भावस्था वाला समय आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या संबंध ना बनाएं, तो यही है सही समय पर संबंध से बचना। फिर दूसरा है लूप या कॉपर टी, लूप को क्या बोलते हैं, कॉपर टी, इसका इस्तेमाल करिए, तो गर्भाशय में लगाया जाने वाला उपकरण है। फिर तीसरा कंडोम, तो गर्भ से बचाव और एसटीडी से सुरक्षा देता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
इसके अलावा आप गर्भ निरोधक गोलियां यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो हार्मोन वाली गोलियां जो गर्भ बनने नहीं देती हैं, जब गर्भ नहीं बनेगा तो यहाँ पे जन्म दर में कमी आएगी। रासायनिक विधि भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई क्रीम हो गया, जेल जो शुक्राणु को नष्ट कर दे, जैसे फर्टिलाइजेशन होने वाले जो शुक्राणु हैं, जो शुक्राणु अंडाणु से मिलने वाले हैं, तो शुक्राणु को क्या होंगे, वो नष्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर गर्भ समाप्ति, एबॉर्शन, ठीक है, डॉक्टर द्वारा आप क्या कर सकते हैं, गर्भ हटा सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा है अस्थाई विधि, मतलब ये परमानेंट है, अगर आप चाहें तो आप चाह कर भी फिर यहाँ पे बच्चा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंसीव नहीं करेंगे। तो ये परमानेंट मेथड है। यहाँ पे सबसे पहला है महिला नसबंदी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंडवाहिकाएं बांधकर गर्भधारण रोकना। अंडवाहिकाएं मतलब क्या, जो फैलोपियन ट्यूब था, क्योंकि अभी आपने देखा ये है मादा जननांग, ठीक है। तो यहीं पर ये वाले पार्ट्स को ही बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाही नलिकाएं, ठीक है, यही है शुक्रवाहिनी या फिर बोलेंगे शुक्रवाही नलिकाएं। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन यही होना है, निषेचन यही होना है, ठीक है। तो जब इसको हम बांध देंगे, इस वाले ट्यूब को बांध देंगे, तो बांधने से क्या होगा, अब यहाँ पे जो शुक्राणु है वो यहाँ पे जो अंडाणु बनेंगे वो इससे मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, तो इससे निषेचन नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं पुरुष, अच्छा हाँ, ये होता है पुरुष नसबंदी, ठीक है। तो हम किसको, ये आपने जो देखा गलती से मैंने इसको शुक्रवाहिनी बोल दिया, ये क्या है, जैसे हिंदी है ना थोड़ा दिक्कत होता है, अंडवाहिकाएं, ठीक है। ये क्या है, अंडवाहिकाएं, क्योंकि इसी अंडवाहिकाएं मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होना है। तो इसको जब बांध देंगे तो क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा है इसके अलावा पुरुष नसबंदी, जिसको बोलते हैं वैसोक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसोक्टोमी। तो इसमें क्या होगा, शुक्रवाही नलिकाएं बांध देंगे, जिससे क्षमता पर असर नहीं होगा, ठीक है, इससे क्षमता पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो शुक्रवाहिनी नलिकाएं, आपने यहाँ पे अभी मैंने जब आपको जनन तंत्र दिखाया था, नर जनन तंत्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनन तंत्र आप देखेंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, आप चाहेंगे तो उसको बांध देंगे। जैसे जो पुरुष जनन तंत्र था, तो यहाँ पर बीच में आपने देखा होगा क्या प्रेजेंट थे, शुक्रवाहिनी, ठीक है, जो किससे, अंडकोश से, इस अंडकोश से होते हुए शुक्राणु को इस शुक्रवाहिनी से कहाँ ले जा रहे थे, मूत्राशय में, ठीक है, मूत्राशय में ले जाने का काम कर रहे थे। तो इसी को जब बांध देंगे तो ये शुक्राणु आगे बढ़ेंगे नहीं, और आगे बढ़ेंगे नहीं तो मूत्राशय में नहीं आएंगे, और मूत्राशय से जब आएंगे नहीं तो ना शिश्न में पहुँचेंगे, मतलब पेनिस में नहीं पहुँचेंगे, जिससे ये कहाँ, फीमेल तक ये स्पर्म नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये अस्थाई हैं। अब जानते हैं अन्य विधियां, इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं, जैसे इसमें है वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं, या विवाह योग्य आयु, ठीक है, ये अपने ऊपर है। तो इसमें वैक्सीन की बात करें तो सीमित प्रभाव वाली गर्भ निरोधक वैक्सीन हम ले सकते हैं। फिर विवाह योग्य आयु मतलब लड़कियां 18 वर्ष और लड़के 21 वर्ष, सुझाव बढ़कर इससे क्या होगा, तो इसका सुझाव क्या होगा कि बढ़कर 23 से 25 वर्ष करना चाहिए, ठीक है। इससे बढ़ के ज़रूरी नहीं है कि 18 से 21, वैसे ये मिनिमम एज है, ठीक है। मैक्सिमम आप 25 से 23 वर्ष तक कर सकते हैं, मतलब लड़की जो हो 25 वर्ष की हो, लड़की 23 वर्ष की और लड़का 25 वर्ष का हो। फिर इन दोनों में जब विवाह होगा, फिर जो भी यहाँ पे बच्चे जो आएंगे, पैदा होंगे, वो क्या होंगे, मान लीजिए अब क्या है कि कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल का गैप रहेगा, तो इससे 1 से 2 ही बच्चे होंगे, उसका धीरे धीरे फिर उनका भी ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यौन संक्रमित रोग हैं, अब उनके बारे में जानेंगे और उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अभी इसके पहले क्या जाना, परिवार नियोजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, उसके बारे में आपने समझा। अब हम समझने वाले हैं कि यौन संक्रमित रोग मतलब अब जो यहाँ पे यौन अंग के द्वारा जो एक से दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, जो रोग फैलते हैं उसी को बोलते हैं यौन संक्रमण, ठीक है। तो इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला इसमें आता है उपदंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिफिलिस। क्या बोलते हैं, सिफिलिस। तो इसका कारण क्या है, तो ये है ट्रिपोनिमा,
पैलिडम, ठीक है। तो सिफिलिस का मेन कारण मतलब उपदंश का मेन कारण क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है, मतलब ये रोग होते हैं, तो वो होते हैं ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से, ठीक है। हिंदी में भी इसको ट्रिपोनीमा पैलिडम ही बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको सिफिलिस हो गया है, ठीक है, उपदंश हो गया है। तो इसमें क्या होगा, जननांग पर घाव हो जाएंगे, बाद में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी धीरे धीरे। इसका उपचार क्या है, पेनिसिलिन जैसी दवाएं, मतलब वहाँ पे आप पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। और पेनिसिलिन आपको पता है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है और इसी को बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। दूसरा डिजीज़ है, दूसरा बीमारी है सुजाक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं, गोनोरिया। इसके कारण क्या है, इसके कारण है निजेरिया गोनोरी। क्या है, निजेरिया या नाइजेरिया गोनोरी, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, पेशाब में जलन, मवाद, दर्द। अगर व्यक्ति जो है चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो तो क्या होगा, जैसे क्या होगा यहाँ पर कि जब वो यूरिन का सिक्रेशन करेंगे तो वहाँ पे उनको जलन होगा, ठीक है। उपचार क्या है, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है एड्स। एड्स से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके कारण क्या है, HIV वायरस। HIV वायरस क्या करेंगे, प्रतिरक्षा शक्ति को घटाते हैं। मतलब प्रतिरक्षा शक्ति का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बाहर से कोई बीमारी हमारे शरीर पे आती है, ठीक है, तो कोई भी जब बीमारी होगी तो हमारे अंदर होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगता है जब व्यक्ति को HIV हो जाता है, ठीक है। तो HIV वायरस क्या करेगा, ये एक प्रकार का वायरस है, तो ये जो प्रतिरक्षा शक्ति है मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको धीरे धीरे घटाने लगता है। लक्षण क्या है, बार बार बीमार होना, धीरे धीरे फिर वजन घटने लगेगा, थकान होगा, बुखार होगा, दस्त होगा, कमजोरी होगा। ये किसके लक्षण हैं, ये हैं लक्षण एड्स के, ठीक है। संचरण कैसे वो फैलता है, तो असुरक्षित सेक्स या फिर संक्रमित रक्त हो गया या संक्रमित माँ से बच्चे में भी ये हो सकता है, ठीक है। रोकथाम की बात करें तो कंडोम हो गया, डिस्पोजेबल सुई आप यूज़ कर सकते हैं, रक्त की जांच पहले करवा लें या फिर जागरूकता, आपको इसके बारे में पहले से जानकारी हो, ठीक है। उपचार की बात करें तो AZT या फिर स्टाबुडीन यूज़ कर सकते हैं या डीडानोसिन जैसी दवाएं आप इसके लिए ले सकते हैं। वैसे इसका पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे कोई इसका मेडिसिन है, ऐसा नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत उपचार इससे कर सकते हैं, लेकिन इसका आप पूरी तरह से उपचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर जनन अंग पर मस्से, जिसको बोलते हैं जेनाइटियल, क्या बोलेंगे, जेनेटियल वार्ड्स, ठीक है। इसके कारण है HPV वायरस। कौन से, HPV वायरस। इसके लक्षण क्या हैं, जननांगों पर मस्से होंगे या कैंसर का खतरा होगा। उपचार क्या है, लेजर सर्जरी या इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये पूरा था क्या, जनन स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य संबंधी जो भी यहाँ पर आपके क्या थे, जो भी बीमारियाँ थी, मतलब जो भी यौन संबंधी बीमारियाँ थीं उनके लक्षण क्या हैं, उनका उपचार क्या है, सब मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।